बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल M2M उर्दू प्रोग्राम जमहूर की आवाज़। दो इश्यूज़ पे जो है वो आपके साथ बात करनी है। एक तो ये जो बहरिया टाउन वाला केस है सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत 460 अरब वाला, ये इमरान खान और उसके साथ साथ मलक साहब यानी कि मलक रियाज दोनों के लिए गले का फंदा बनेगा, क्योंकि इसके पीछे बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं। और दूसरी बात जो है कि जो फ़ौज ख़ुद को गैर सियासी बनाना चाहती थी, इसी साहब ने जो कि अडयाला जेल में कैद हैं, उन्होंने इस फ़ौज को जो है वो गैर सियासी नहीं रहने दिया। और वो बेचारे आजकल जो है वो अपने आप को बचाने के लिए या अपनी इज़्ज़त व एहतराम के लिए और अपने इदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दामात उठा रहे हैं, उनकी वजह भी ये साहब ही बने हैं कि जो कि उनको फ़ौज में घसीट कर लेकर आए हैं। 4-5 मिनट से ज़्यादा बात नहीं होगी। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो केस यकदम शुरू हुआ और मलिक रियाज ने कहा जी मैं 457 अरब रुपया जो है वो यकमुश्त नहीं दे सकता और इसकी अदायगी मैं नहीं कर सकता। पावरफुल वकील उन्होंने हायर किए उसके लिए, लेकिन जो अंदरूनी इतलात हैं, जो मामलात हैं, जो चीज़ें चल रही है उसके मुताबिक ये जो बहरिया टाउन वाला केस है, इसके अंदर और बहुत से केसेस जो है वो छुपे हुए हैं और ये मलिक रियाज और इमरान खान दोनों के गले का फंदा बनने जा रहा है ये वाला केस, क्योंकि उसकी वजह जो है वो 190 मिलियन पाउंड है। और ये वो रकम है जो कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में बंद लिफाफे में शहजाद अकबर ने मंजूर कराई कबीना से, और उसके बाद वो उड़नछू हो गए, मामला सारा इमरान खान पे डाल दिया। और इमरान खान अब कहते हैं जी उसके बदले में हमने क्या किया जी, वो जो अल कादर ट्रस्ट है जिसकी ये खुद ट्रस्टी है और साथ बुशरा बीबी है, ये बुशरा पीरनी है, वो इसकी है, उसका हिसाब किताब भी होना है। और उसके साथ साथ जब हिसाब किताब होगा तो फिर जो लूटा हुआ पैसा है उसको कौमी ख़जाने में वापस देना पड़ेगा। और जो फिर बदयांती साबिक वज़ीर आज़म ने की है, और फिर जो सादक और अमीन का एक खुतबा, एक जो खिताब है वो साकिब निसार दे गए थे, तो लग ये रहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में, उनका ये नकाब भी जल्द उतार देगी। क्योंकि जो चीज़ें अब खुलकर सामने आ रही हैं इस आड़ में, बैरिया टाउन वाले केस की आड़ में जो चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं वो बड़ी अहमियत है। उसमें हर चीज़ लिखी हुई है। वो चीज़ ये लिखी हुई है कि किस तरह इमरान खान को रिश्वत दी जाती थी, उसमें यह भी है कि किस तरह जो है वो हीरे की अंगूठियाँ खरीदी जाती थी रिश्वत के तौर पे। क्योंकि ये अजीब एक कहानी चलेगी, ये साइकिल अजीब है। क्योंकि जो मलक साहब हैं ये बनेंगे वादा माफ गवा उस कप्तान के ख़िलाफ़, और कप्तान जब फिर बोलेगा तो फिर वो भी बताएगा कि कौन सी चीज़ें थी, तो वो फिर एक दूसरे का जब कच्चा चट्टा खोलेंगे तो मामला जो है वो आपको पता है कि फिर किस तरफ जाएंगे। और फिर दूसरी कि अल कादर ट्रस्ट कैसे बना, वो भी कहानी सारी की सारी तश्त अज़बाम होगी। कैसे 190 मिलियन पाउंड मुंतकिल हुए ए टू जी, वो सारा रिकॉर्ड इदारों के पास मौजूद, नैब के पास मौजूद, FIA के पास मौजूद। अच्छा, अब जो साबिक चीफ जस्टिस है उमर अताब बंदयाल, उनके दौर में तो 2-2.5 साल में केस लगा नहीं। उसकी वजह मालूम है आपको कि बंदयाल साहब की जो सास साहिबा थी वो तो जनाब इमरान खान की पार्टी की थी, तो वो इसको, और फिर इमरान खान के साथ उमर अताब बंदयाल की अपनी भी मोहब्बत किसी से छुपी हुई नहीं थी, तो उन्होंने केस लगने नहीं दिया। अब जब ये केस लग गया है तो जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं, तो लग ये रहा है कि वो इनको इतना इसमें रिलीफ नहीं देंगे, और इसका जो जब ये फैसला सामने आएगा तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आ जाएंगी। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं कि जब तक वो प्रोजेक्ट इमरान कामयाब था और इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर वो आए, 3.5 पौने 4 साल, जो 3.5 या पौने 4 साल हुकूमत की, तो उस वक्त तक तो वो सारे अच्छे थे, शीरो शक्कर थे, इस्टेब्लिशमेंट भी अच्छी, जनरल जनरल फैज़ भी अच्छा, जनरल बाजवा भी अच्छा। चले गए, वो साइफर के ज़रिए हुकूमत गिरा दी गई, तो अपोजिशन तो पहले ही गद्दार करार दे चुके थे साहब, जो हैं उसको गद्दार कह चुके थे कि पूरी अपोजिशन है ही गद्दार, चोर लुटेरे डाकू लूट के खा गए, सारा कुछ ले लेकर निकाला 1 रुपया नहीं। और अब फिर जब ये हुआ साइफर वाला मामला, साहब की हुकूमत चलेगी अदम एतमाद के ज़रिए, तो इसी इस्टेब्लिशमेंट को मीर जाफ़र, मीर सादक और पता नहीं किन किन खिताबात से नवाजा। अब वो बेचारे उन्हीं दिनों में एक फ़ैसला हुआ 2022 में, जब जनरल ये उनके जाने से पहले, जनरल बाजवा के रिटायरमेंट से पहले एक फ़ैसला हुआ
اس پر میں نے پریس کانفرنس کی، ہم نے کور کی. وہ آج کل جو کراچی کے کور کمانڈر ہیں بابر افتخار، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے. انہوں نے بڑا واضح طور میں بولا، انہوں نے کہا جی اب یہ جو چیئرمین سینٹ کا جب الیکشن ہوا تھا، صادق سنجرانی کا دوسری مرتبہ یہ چیئرمین بنے، تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ فوج جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہو جائے گی، یعنی کہ غیر سیاسی ہو جائے گی. ہو گئے. انہوں نے کہا جی اب یہ سیاستدان جانے اور یہ جانے. لیکن اسی عمران خان نے اس فوج کو غیر سیاسی نہیں ہونے دیا. اسی عمران خان نے ان کے اوپر جو ہے وہ تبرے تولنا شروع کر دیے. جلسوں میں جا کر میر جعفر، میر صادق، پتہ نہیں کیا کچھ ان کو وہ کہتے رہے، اور ڈرٹی ہیری، وہ کیسے کیسے فوج کے اعلیٰ افسران کے بارے میں. یعنی کہ یہ ایسا موقع آیا کہ ڈی جی جو تھے آئی ایس آئی، ان کو پریس کانفرنس کرنا پڑی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اس شخص کی وجہ سے. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ تھا اداروں کو بچانا. وہ بھائی فوج ایک ڈسپلن ادارہ ہے، آئی ایس آئی ایک قومی سلامتی کا پریمیئر ملک کی ایجنسی ہے، دنیا کی بلکہ پریمیئر ایجنسیوں میں سے ایک ایجنسی ہے. اس کی پرسٹیج کا معاملہ تھا، اس کو یہ دعو پہ لگا رہے تھے، ان کو آ کر جو ہے وہ وضاحت دینی پڑی. تو بات ختم کرتے ہیں کہ جو ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارے سیاستدان ہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہیں. انہوں نے فوج کو گھسیٹا سیاست میں، انہوں نے مجبور کیا فوج کو کہ وہ آئے. آج فوج کی ہمیں ضرورت اس وجہ سے، معاشی استحکام دیکھ لیں، مافیاز کے خلاف آپریشن دیکھ لیں، غیر قانونی تارکین وطن کا انخلاء دیکھ لیں، کس کس شعبے میں فوج نہیں ہے. اس کی وجہ ہمارے اپنے سیاستدانوں کی نااہلی ہے. اگر یہ طاقتور ہوتے، اہل ہوتے، تو پھر یہ فوج کو نہ پڑھنا. وہ تو اپنا کام سے کام رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ان کو زبردستی گھسیٹتے ہیں. پاکستان زندہ باد.